अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो न्याज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने 26 नवंबर को आवाम को रावलपिंडी आने की कॉल दे दी है और उन्होंने अपना मुतालिबा एक बार फिर दोहरा दिया है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या वो अपने मकासद में इस बार कामयाब हो पाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में भी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो क्या इस वजाहत के बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी? इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। और ये सब लॉन्ग मार्च की पहले बात कर लेते हैं। तारीख मिल गई है 26 नवंबर, क्या अंदाज़ा है आपका तब तक हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, दो तीन अहम चीज़ें हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर। इमरान खान का बुनियादी मुतालबा शुरू दिन से यही था कि इलेक्शन करवाए जाए। उसकी वजह यह है कि ये मुतालबा उन्होंने 10 अप्रैल के बाद से शुरू किया था। अगरचे कि इमरान खान ने जब असम्बली तोड़ी थी तो उस वक्त जो इंतखाबात के अंदर गए थे और लेकिन 10 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल बनी उसके बाद इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब अगर वो इलेक्शंस में चाहते हैं तो हम किसी न किसी तौर पर जो है हम जीत जाएंगे। कोई भी रास्ता नहीं, कोई और जीत ही नहीं सकता क्योंकि पॉपुलैरिटी का वो लेवल आ गया था। जबकि सिर्फ 6 माह कबल यही मुतालबा जो था पीडीएम की हर जमात का था, स्वाय पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कहती थी कि इलेक्शन नहीं कराओ, नून लीग कहती थी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान कहते थे, बाकी सारे लोग कहते थे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के उतरने के बाद जो अहम तरीन मुतालबा बीच में आया वो मुतालबा ये था कि पाकिस्तान में जो अगली तब्दीली हो रही है आर्मी चीफ की 29 नवंबर को 8-9 महीने के अंदर, उस तब्दीली के बारे में चेमगोइयाँ और गुफ्तगू शुरू हो गई। आप देखें कि वो बुनियादी तौर पर ढके छुपे अल्फाज में बात भी यही करते थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, असम्बली का इजलास हो रहा है, उस असम्बली के इजलास के अंदर प्रेसिडेंट्स वैन आके बैठ जाती है। वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। किसके हुक्म से आई? ठीक है, उसके साथ बाकी सारी की सारी अरेंजमेंट्स हो जाती है, किसके हुक्म से आई? अब बेचारा अरशद शरीफ यही कहते कहते तो बेचारा इस दुनिया से चला गया। वो कौन था जो ये सब कुछ कर रहा था? कौन था ये सब मैनेज कर रहा था? और आज भी पंजाब हुकूमत के अंदर यही सवाल दोबारा इमरान खान 8-9 महीने के बाद उठा रहा है, 7 महीने के बाद उठा रहा है कि मैं FIR दर्ज कराने गया हूं तो मेरी गवर्नमेंट है, सब कुछ। वो कौन है जो FIR को रोक रहा है? फिर वो मुलज़िम जो है जिसको छुपा के रखना चाहिए, टेररिज्म के जितने मुजरिम होता है उसके मुंह पर काला सा कंटोप डाल के वो लेके आते हैं ताकि पहचाने न जाएं, क्योंकि अगर ये पकड़ा गया है तो इसके साथी मुजरिम जो भाग जाएंगे, इसलिए उनको छुपाया जाता है। लेकिन उसकी वीडियो किसने लीक दी? जबकि हम यहाँ पर हमारी हुकूमत से सब कुछ है। तो इसका मतलब ये था कि वो बुनियादी तौर पर चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जो चेंज आ रही है उस चेंज को एक बताया जाए कि नहीं, आप कम से कम इंटरफेरेंस जो है कम से कम इन मामलात के अंदर, लेकिन ये मामला इंटरफेरेंस होगी नहीं होगी और बात। इमरान खान ने 26 तारीख को डेट दे दी। सेन रवैया ये है कि आज 1 या 2 दिन के अंदर आप अगर एक आर्मी चीफ जो है उसको अनाउंस कर दे तो फिर उसके बाद होगा ये कि उसके बाद आपको ये इशू जो है ये 26 नवंबर तक डेड हो जाएगा, जिसके ऊपर उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा भी है कि मंडे को आ जाएगा और बुध तक इंशाल्लाह फाइनल आ 1-2 दिन का कह रहे हैं। तो मंडे को मतलब 24 या 25 बनती है। असल फियर कहाँ से शुरू होता है? असल फियर ये होता है कि क्या पाकिस्तान के इस बड़ी चेंज के बाद पाकिस्तान का ये सारे का सारा सेटअप जो है ये बदला है कि नहीं बदला है? क्या ये चाहते हैं कि इसी तरह इसको पीडीएम को कंटिन्यू करवाया जाए और इस सिचुएशन को सपोर्ट दी जाए और फिर उसके बाद इमरान खान के लिए उसी तरह की मुश्किलात बनाई जाएं? ये है असल इशू 26 नवंबर का, क्योंकि इमरान खान ये समझता है कि अगर वही पॉलिसीज चलनी हैं, अगर वही सूरत हाल बननी है, अगर वही उसको तोशा खाने जैसे 2 नंबर किस्म के एक उसके अंदर घसीटा जाना है कि जिसके अंदर तस्वीर कोई भी बंदा जो कि बेसिकली जिसने हिलारी साहब की तरह या मेरी तरह नौकरी की हुई है उसको पता है कि ये एक फ्रॉड इशू है। तोशा खाने का जो इशू है उसको अखलाकी लेवल पे लिया जाता है, अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये घसीटना है। फिर ये इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान ने 26 नवंबर की डेट, मुझे लगता है कि उस वक्त तक आर्मी चीफ का मामला हल हो चुका होगा। क्योंकि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसहाक़ डार साहब जाके मिले हैं, ये मिले हैं, ये हल हो चुका होगा। ये नए फ्यूचर वक्त की जो उसके होने वाली है। लेकिन 2 चीज़ें इमरान खान साहब ने इसके अंदर की हैं और 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं कि अगर तो पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रही है तो फिर इमरान खान के सर के ऊपर मौत का ख़तरा भी मंडरा रहा है।
अच्छा, और उन्होंने बार बार इसको कहा है। बिल्कुल। आप देखें ना, आज जो रिपोर्ट आई है बुलेट्स फ्रॉम राइफल और स्मॉल आर्म्स किल पीटीआई वर्कर्स मुअज्जम, यानी मसला ये है कि उन्होंने ऑटोप्सी आई है जो उसमें आया है कि जो मुअज्जम मरा है, जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता था कि उसने फायर किया तो फायर उसको लगा, उसके सर को लगा, उसमें गोली और तरह की। तो अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके बाद दो तरह की चीजें कि जी उनके गार्ड्स ने उसको देखते हुए मारा। पहली बात तो ये है कि उस पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है, आप जरा उसको ना, मैं चाहता हूँ किसी वक्त में यहाँ पर बैठ के आप उसको फ्रेम टू फ्रेम देखें। जी जी। उस फ्रेम टू फ्रेम के दरमियान गनमैन और गार्ड समेत जो है गालियों की बौछार में नीचे यूं झुक गए, और उसी 10 सेकंड के अंदर वो फायर होता है, उसी 10 सेकंड के फायर के अंदर वो बंदा मरता है। इसका मतलब है कि वो गोली जो कि साइड पे लेफ्ट पे थी या राइट पे थी, वो डिफ्लेक्ट होके आई है, या एक बची हुई गोली इस बेचारे मुअज्जम के खाते में भी आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि बाकी जो नीचे खड़ा हो क्राउड नहीं मरा। उसका आसान तरीका है, उन सारों की राइफल सबको मौजूद हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो इमरान खान के जाती नहीं है, कंपनी के मुलाजिम हैं, या उसके बाद पुलिस के बाद उनकी बंदूकें लेके उसके बाद सारे का सारा फोरेंसिक हो जाता है। क्योंकि जब गोली निकलती है ना जी, तो गोली निकलती है तो जो गन होती है ना, उस गन के अंदर उसका गन पाउडर रह जाता है। आप कितने सालों के बाद भी अंदाजा कर सकते हैं कि इसके अंदर से कब फायर हुआ था लास्ट। बिल्कुल। हिलाली साहब, अब इमरान खान ने 26 नवंबर की तारीख दे दी है और डेस्टिनेशन है रावलपिंडी। आर्मी चीफ का मामला हल हो जाना काफ़ी होगा तब तक, या फिर इलेक्शन की तारीख लेकर ही इमरान खान मानेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मगर मैं उससे पहले कुछ सेटिंग दिखाऊं आपको, सेटिंग मैं कन्वे करूं। सेटिंग क्या है? देखिए, लोग कह रहे थे, वाउडा साहब वो कह रहे थे कि भाई इस वक्त उनके पास इतने लोग नहीं है जो मेरे सिक्योरिटी में हैं। बिल्कुल। और वाकई लोगों ने देखा है कि खाली कुर्सियां थे। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये इसलिए हुआ कि एक, इमरान खान खुद नहीं लीड कर रहे थे, और दूसरा देखिए एक स्ट्रेटजी जो है ये मार्च का, जैसे ओरियो साहब ने भी हिंट किया है, ये बदल रहा है। कैसे? देखिए, एक वक्त आता है जब आप कन्फ्रंट करते हैं, और एक वक्त आता है जब आप डायलॉग की तरफ जाते हैं। अब वो कॉन्फ्रंटेशन का वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान को भी आया होगा कि ये वक्त नहीं है कॉन्फ्रंटेशन का। इसका मतलब है आप रोड से निकलें और आप कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस टेबल पे पहुंचे। अच्छा। इन अदर वर्ड्स, क्रिकेट में कहते हैं कोई बॉल्स जब आते हैं उनको आप लीव करते हैं, उनको आप छोड़ते हैं, उनको आप खेलते नहीं है, और कुछ बॉल्स हैं जिनको आप खेलते हैं। तो अच्छा। अब लोग कहते हैं, हाँ, लोग कहते हैं कि नून जो हैं वो, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है वो हम सबको पता है। तो अगर उनमें इख्तिलाफ आ गया है, किसमें, नून में और जो अदर साइड है, तो क्या ये एक वक्त है इमरान खान को फसाद में फंसना? क्या ये एक वक्त है कि उसको कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यू करना? नहीं, ये वो वक्त है कि उसे चुप रहना। और इसलिए मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि अलवी साहब भी कह रहे हैं भाई जो भी नाम आएगा मैं मान जाऊंगा जी, और इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल। अब जब ये मामला, उस वक्त बिल्कुल सही कहा औरिया साहब ने, 26 तक ये मामला का फैसला हो जाना है, और अब जो लोग 26 को निकलेंगे वो निकलेंगे इलेक्शन डेट के लिए। अच्छा। अगर उस वक्त तक इलेक्शन डेट नहीं आया, और वो जो मार्च होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे होंगे, और मेरे ख्याल में वो एक स्किलफुल मूव है, स्किलफुल मनूवर है इसका इमरान खान का। वो कह रहा है कि मेरे फोर्सेस को मैं गैदर करूंगा पिंडी में, मैं आपको बताऊंगा 26 तारीख में मेरी अवामी ताकत कितना है, और उसके बाद तकरीर में
वो फिर शायद डिसबैंड कर दें अच्छा, और शायद कहें, और उस क्यों कि फिर उनकी जो बातें होंगी वो नए लीडरशिप के साथ होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक क्लेवर स्टेप है। इसका मतलब है 26 को ये सब ख़त्म हो जाएगा, उनका मकसद पूरा हुआ जाएगा, नया चीफ आ जाएगा, और ये जो टक्कर है एस्टैब्लिशमेंट का और नून का, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, ओरिया ये साहब, मेरा रीडिंग है, आई डोंट नो, आई मीन। ठीक है, ओरिया साहब, आपको भी ये लगता है कि इमरान खान ये रियलाइज कर चुके हैं कि कन्फ्रंटेशन का वक्त नहीं है और उनको जंप इन करना चाहिए जो दूसरी जानिब मामला खराब हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि शायद पहली दफ़ा को पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर मूव कर रहा है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने किसी जगह के आदमी को किसी दूसरी जगह जाने के लिए नहीं कहा। जो लोग जेलम के हैं वही जेलम में इकट्ठे हो रहे हैं, जो खारियाँ के हैं वो खारियाँ में इकट्ठे हो रहे हैं, जो बाकी ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं क्रिकेट में वार्म अप, ये वार्म अप एक्सरसाइज है, जैसे नेट प्रैक्टिस कहते हैं। वो लोग एक खास किस्म के धरने के लिए एक जमा हो रहे हैं कि हमने एक जगह जाना, और उनको वो साथ साथ मोबिलाइज करके अपनी तकरीर से तैयार भी कर रहा है। लेकिन असल मसला यह है कि सारे अरसे के अंदर जो सबसे अहम तरीन मामला था वो हल हो चुका, हाल तकरीबन हल हो चुका है। आप देखिए कितनी शानदार बात है कि आपने कन्फ्रंटेशन अपने से मूव करके दूसरी तरफ भेज दी। दूसरी तरफ इसलिए भेज दी कि वो समझते ये हैं कि अगर हमारा कॉन्फिडेंटे ना आया तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, यहां उन्होंने कहा जो आएगा तो वो ठीक है। अब वो ये जिद जो है ये आज की नई नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की पुरानी आदत है कि वो जहांगीर करामत से इस्तीफा लेते हैं और फिर उसके बाद मुशर्रफ से मुलाकातें करते हैं, फिर मुलाकातें करके उनको लेके आते हैं। फिर जब मुशर्रफ जो है वो मौजूद होता है तो फिर आपको खुद याद होगा कि टीपी जो था वो अपना उनका जो कोयटा का कोर कमांडर था उससे मुलाकात करनी शुरू की, और मुलाकात की तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने निकाल दिया। फिर वो मुशर्रफ की जगह अपने भट्ट साहब को, वही वो जो थे अपना ज़ियाउद्दीन भट्ट, उनको लगाते हैं। फिर वो जाके अंदर जाके अपना उसके वो दो फूल भी लगाते हैं। खुद ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने मुझे खुद बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गया था, मुझे पता था कि मैं 3-4 कोर कमांडर्स को लगा दूं तो ठीक हो जाएगा। मैंने वहां ऑर्डर देने शुरू कर दिए। गलती मेरी ये थी कि मैं GHQ जाकर चार्ज लेता, उन्होंने चार्ज लिया टीवी के अंदर। नवाज शरीफ साहब की पुरानी आदत तो खसाइल में शामिल है। ये उस वक्त जिस वक्त जो वाक़या हुआ था, शहबाज शरीफ साहब एक कमरे में सो रहे थे जब वो 99 में आर्मी आई, अब बाकी लोग भी वहां जमा थे। और याद अब तो ये कहानियां जो हैं अब छुपी हुई नहीं रह गई हैं। प्ले विद पाकिस्तान आर्मी करना उनका एक काम है। आपको याद होगा अली कुली खान को हिस्सा उतारा, फिर उसके बाद जहांगीर और उसके रोहित काकड़ के ज़माने में जब उनका इशू बना था किसको लगाना है किसको नहीं लगाना, तो मुझे उनको अब ये सेंस हो चुका हुआ है कि वो वही कुछ करना चाहते हैं जो पहले किया था। हालांकि उनको 10,000 दफ़ा अक्लमंद लोगों ने, मेरे जैसे जाहिलों ने भी समझाया है, क्योंकि मसला पता है क्या है, डिक्लाइन के ऊपर है गवर्नमेंट की इज्जत और नामूस, डिक्लाइन के ऊपर है उनकी अथॉरिटी। आप अभी तक जिस तरह काम कर, सबको पता था कि राणा सनाउल्लाह अकेले नहीं बोलता, मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता, वो यार बोल रहा होता है सबके अंदर। अब वो यार अगर बीच में से निकल जाए तो मूछें सारी नीचे हो जाती हैं। सबको पता है, अंदाजा है। इमरान खान को भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त अंदाजा हो गया कि अगर वो आके 26 को वहां बैठ जाए, 27, 28, 29 को स्टिक हैंडओवर होनी है। अगर वो 2 दिन भी वहां बैठता है तो एक मैसेज ये जाएगा कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, नया आने वाला जो आ गया वो आ जाए। लेकिन एक बात है, अब इस गवर्नमेंट को आप कहो कि इस पाकिस्तान को अगर आपने सही रास्ते पे डालना है तो इलेक्शन अनाउंस करवाएं या इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि फिर मैं आज भी समझता हूं अच्छी बात यह होगी कि पाकिस्तान में 2 इंस्टीट्यूशन जो है वापस उस सतह पे आ जाएंगे जो मीडिएशन की सतह होती है। फिर पाकिस्तान की फौज भी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी। आज 3-4 दिन की कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट की देख लेना। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह डिले कर रहा है, वो यूएसपी मिल रही है नहीं मिल रही है, हम फैसला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उससे अंदाजा होता है कि वो लोग कहते हैं कि भाई अपना बोझ खुद संभालो, अपनी स्लीपें खुद उठाओ, अपने पीडीएम वालों को खुद देखो, अपनी ताकत को खुद मुजम्मे करो। और हम जो गुज़श्ता 6 महीने से कह के आ रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी कुव्वत ही नहीं है कि इतने बड़े फोर्स को रोक सके, ये सामने सामने हो जाएगा। जैसे कहते हैं 10 पश्तो में कहते हैं द गज द मैदान, ये गज और ये जगह और ये मैदान पता चल जाएगा कल। हिलाली साहब, आज जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और एक निजी चैनल के खिलाफ वो मुकदमा यहाँ भी करेंगे, लेकिन वो ये अफसोस कर रहे थे कि यहाँ उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा।
तो क्या खान साहब को यहाँ कभी इंसाफ नहीं मिला, जबकि कई सालों तक तहरीक इंसाफ जुम्मे के जुम्मे मिठाइयाँ बांटते रहे? तो वो क्या था? देखिए, मेरे ख्याल में कि जब किसी का पल्ला भारी नहीं होता है, जब पल्ला कमज़ोर होता है, तो वो फिक्र करता है कि शायद इंसाफ उनके साथ जाएं जिनके पास ताकत, और हर वक्त इंसाफ ऐसा ज़्यादातर रहा है कि जो ताकतवर है उसके फेवर में गया है। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि वो ये तोशा खाना का जो डिस्ट्रैक्शन है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को भी मेरे ख्याल में ये एक चीपन करता है। ये कल 2 घड़ियां और सामने आ गई थी। ये भाई, ये घड़ियां जो हैं, देखिए सीधी सादी बात ये है, ये घड़ियां जो हैं दे बिलोंग टू तोशा खाना उस वक्त तक जब आप जितना फीसद है वो देते हैं। जब आप वो फीसद दे देते हैं, 1 दिन में देते हैं, 10 दिन में देते हैं, पता नहीं 3 महीना है आपके पास, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने निगोशिएट किया है अपने घड़ी के लिए। जब वो घड़ी आया था वो इतना महंगा था कि मैंने कहा फॉर गॉड सेक इसको वापस ले जाओ। फिर उन्होंने एक नुक्स देखा घड़ी में, वो क्या नुक्स, क्या ये होलसेल प्राइस है कि रिटेल प्राइस है? फिर उन्होंने कहा ये रिटेल प्राइस है तो लिहाजा होलसेल होना। वो जब उन्होंने कुछ कम किया, मैंने कहा अभी भी बहुत महंगी है मेरे लिए। तो आखिर में कोई पता नहीं कितने हज़ार की थी, मैंने 70-80, मैंने उसको कोई 20 के लिए पे, इसलिए उन्होंने कहा कि इसका एक चीज़ काम भी नहीं कर रहा है, वो उन्होंने कम करते गए। मैं तो 3 दफ़े कहा रख लो, मुझे नहीं चाहिए ना मेरे पैसे। आप यकीन करें, फेडरल सेक्रेटरी उस वक्त 18,000 रुपया लेता था महीने को। सही कहते। तो आप सोचिए किधर से उसके पास ऐसे पैसे आते थे। वो घड़ी जो अब तक मेरे पास है, होगा मैंने है, वो तो व्हाट इज द बिग डील? एक घड़ी है जिसको आप पैसे जो वो मांगते हैं इकट्ठा करके दे दें, वो रिसीट देते हैं और आपकी घड़ी जो मर्जी आप करें, फुटबॉल खेलें, किसी को बेच दें, जो मर्जी आप करें। उसने जितना फीसद है क्या दिया, अगर दिया उन्होंने वसूल किया, एक रिसीट मिला और बस घड़ी उसकी हो गई। अब वो जो भी करे। अब आप टेस्ट की बात करें, क्या अच्छी बात है, नहीं है, टेस्ट है, ये वो अलग बात है, मगर ओनरशिप हैज पास। वो जो भी करे, इट्स हिज वॉच। और ये साहब आप भी एग्री करते हैं इस बात से कि मॉरल इशू ये बनाया जा रहा है? पहली बात क्या है, ये मोरालिटी इमरान खान के साथ क्यों है? ये शौकत अजीज के साथ क्यों नहीं है? 1000 के करीब वो ले गया। ये नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं है? ये उसके साथ क्यों नहीं है? अच्छा, हमेशा कहा जाता है कि ये इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है, इसलिए हम कहते हैं ओ भाई तुम अबू जेल की रियासत कायम करना चाहते हो, तुम फिरौन की रियासत कायम करना चाहते हो, तुम नमरूद की रियासत कायम करना चाहते हो, तुम भी तो रियासत मदीना की बात करते हो। जमात इस्लामी जो आज बातें करती है, उसने इस्लामी इनकलाब करा करा के पाकिस्तान के हर नौजवान को जनाब उसका गला बैठा दिया था। फजल रहमान, रब की धरती, रब का निज़ाम, किताब का निशान होता, ये कुरान पाक है, इसको हम वोट देंगे। अच्छा, नून लीग, हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, IGI बनाई, अपने ये किया वो किया। पीपल पार्टी भुट्टो का मंशूर था, इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का चश्मा अवाम है, ये 4 चीजें भुट्टो ने दिए थे। तो इसका मतलब यह है कि आप समझते हो कि इमरान खान वाहिद आदमी है जिससे अखलाकियात का मुतालबा किया जा सकता है, बाकी सब बदअखलाक है, इसका मतलब है बाकी सब उस मकाम पे पूरे नहीं उतरते कि आप उसका मुतालबा करो। ये मुतालबा आपने नवाज शरीफ से और जरदारी से क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अंदर खाने आप ये समझते हैं कि इनसे आप मुतालबा करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे किन लोगों की बातें करते हो, ये लोग तो वो है कि जो पूरे का पूरा जिसे कहते हैं मैं अब क्या बातें करूं। लोग कहते हैं जो जहाज से जहाज खा जाते हैं उनके लिए घड़ी की क्या हैसियत। इसलिए इमरान खान उनके नजदीक अखलाकी तौर पे एक बेहतरीन मकाम पे है, एक बेहतरीन सतह पे है, इसलिए उससे मुतालबा करते हैं, इसलिए वो बात करते हैं अखलाकियात। वरना तोशे खाने की तो बात है, पाकिस्तान में 10,000 लोग हैं तोशा खाने से चीजें लेते हैं, फेडरल सेक्रेटरी उनके मंजर मौजूद हैं। ये भी जी यस, ये भी बात छोड़ दें बीबी, ये भी बात छोड़ दें घड़ी वो गाड़ियां जो आए थे वो तो गैर गाड़ियां किधर हैं भाई?
वो तो अगर गैर कानूनी है तो इसको आप डिस्प्यूट करके हेडलाइंस दे रहे हैं, वो गैर कानूनी जिनका एक भाई बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उसको तो फिर गैर कानूनी पकड़े ना। मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये एक पॉसिबल इरेगुलरिटी है, वो तो एक डेफिनेट क्राइम है। ठीक, आप उसको नहीं देखते। ये किस किस्म की फेयर प्ले हो रहा है इस मुल्क का, मुझे समझ नहीं आ रही है। इमरान साहब, इसमें सबसे बदकिस्मती पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया जानबूझ के इस तरह, अब देखिए आप अंदाजा करें कहां से, मतलब मैं ये ऐनक है मेरी, मैं ऐनक पाकिस्तान में एक बंदे को भेजता हूं, उसके बाद वो बंदा जाकर दुबई चला जाता है, दुबई में एक और बंदे को भेज, एक आदमी कहता है यार मुझे तुम 10 लाख रुपए की दे दो ऐनक, माना कि मैंने 5,000 की खरीदी, आके कहता है मैंने 10 लाख खरीदे, उसमें मेरा क्या कसूर रह गया भाई। ठीक है, डिस्कशन को नाज़रीन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में भी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो क्या इस वजाहत के बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट हो जाने की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी? यह हम सवाल है। और यह सब, कल ही आपने प्रोग्राम में कहा था कि दिसंबर में बॉन्ड की अदायगी के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो लगता है कि आज इसहाक़ डार साहब आपकी बात का जवाब देने आए थे और उन्होंने भी दूसरे अल्फाज में ये कह दिया है कि घबराना नहीं है। पहली बात तो ये है, एक तरफ इसहाक़ डार साहब है जिनके बारे में बाकायदा IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत को कंप्लेंट दर्ज करवाई कि आपका वज़ीर ख़ज़ाना जो है ये झूठे आदाद शुमार में दे के गया, जिसके ऊपर हमने बाकायदा जो है पूरी प्लानिंग की और फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ गवर्नमेंट को जुर्माना अदा करना पड़ा। अच्छा, इसहाक़ साहब के झूठ का जुर्माना इस कौम ने अदा किया और हम तो सब नौकरी में होते थे, हमें तो पता है कि क्या सूरत हाल थी। ठीक है, बल्कि बदकिस्मती की बात है कि मसूद फाइनेंस में था। ठीक, तो इसका जुर्माना हमने अदा किया। एक तरफ मिफ्ता इस्माइल है जिसको निकाला इसलिए गया कि बेचारा सच बोलता है। वो बेचारा, आप खुद सोचिए, आप मिफ्ता इस्माइल के, मैं चाहता हूं कभी कि आप उसके निकाल लें अपना वो जो उसके प्रेस का, यार मैं क्या करूं, मसला ही ऐसा है, यार मैं क्या करूं, हालात ही खराब हैं, यार मैं क्या करूं, यार भाई हाँ हमने किया था, गलती की थी। ये बातें एक सच्चे आदमी की अलामत होती हैं। तो कह रहा है कि यार हालात खराब है मेरे साथ, ऐसे आदमी के साथ कोऑपरेट करने को जी भी चाहता है। ठीक, अब सूरत हाल यह है कि ये उसका जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मिफ्ता इस्माइल पहली दफ़ा ये शख्स नहीं जो बोल रहा है, ये आर्टिकल पाकिस्तान के अखबारात में, पाकिस्तान के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का अपने इलाके के मुल्कों के साथ कंपैरिजन जो है ये गुज़श्ता 10-12 साल से हो रहा है। और यह 10-12 साल से हो रहा है मुशर्रफ के बाद। एक इकॉनमी का डिक्लाइन आया था आपका 80s में, बिल्कुल एंड उस पे। दूसरा आया था मुशर्रफ के ज़माने में स्टेबल हो गई थी और पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ था कि जिस शौकत अजीज़ के उसमें उन्होंने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था। आपको याद होगा, आप कभी इनको, ये जो इशफाक हसन है इस टीम में थे, इशफाक हसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि अचानक एक बम शेल फटेगा और शौकत अजीज़ जब कहेगा कि हम आपका प्रोग्राम से निकल रहे हैं, और IMF वाले भी हैरान रह गए थे। उसके बाद जो डिक्लाइन आया है किबला हजरत आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत और किबला हजरत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उस डिक्लाइन के ऊपर 10 साल से लोग मातम कर रहे हैं। और इसने भी ठीक कहा है कि देखिए बांग्लादेश जो है वो हमसे आधा रुतबे के हिसाब से मुल्क था। बांग्लादेश की जो उसकी वक्त इकॉनमी है इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा है। इंडिया की इकॉनमी ज़्यादा है हमारे ऊपर, वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की बात की है, बर्मा की बात की है, सिवाय नेपाल के कोई और मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ श्रीलंका हालांकि कितने क्राइसिस में उसके भी इकॉनमी जो है पाकिस्तान से इकॉनमी, ये अलग बहस है। इन सारे मुल्कों की पॉपुलेशन क्या वाकई उस तरह है क्या? मतलब इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप जाके घूम के फिर आए, मैंने केवल 18 शहर घूमा हूँ, आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल की गुर्बत। ऐसे लगता है कि यहाँ के लोगों को चंद पैसे दे दिए जाए कि जो इतने गरीब हैं, क्योंकि वो मित्तल के लेवल पे, अंबानी के लेवल पे, बाकी लेवल के ऊपर, वो बड़े बड़े महाजन के लेवल के ऊपर वो है। इस तरह बांग्लादेश की भी जो इकॉनमी है बहुत ज़बरदस्त फ्लर्स किया है, लेकिन 1,30,00,000 बंगाली जो है इंडिया में जाके नौकरी कर रहे हैं 3-3 हज़ार की, यहाँ तक 20 लाख तो बंगाली कोयटा में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनके सही हैं। उसने ये कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बढ़ रही है,
सब कहते हैं बढ़ रही है, एक मसला है, हम उसको उस हिसाब से कंट्रोल नहीं करते। नहीं कर पा रहे। हम बांग्लादेश जो था हमसे 16% ज्यादा था, अब हमसे 22% नीचे आ गया हुआ है। उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने किया। फिर उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ हम जो कितने 200 अरब उस पर खर्च करते हैं तालीम पे, लेकिन 2000 अरब 2000 बिलियन, और हमारे उसके बावजूद 2 करोड़ बच्चे जो है स्कूलों से बाहर है। इस तरह उसने बाकायदा रोना रोया है कि अल्लाह के बंदो, ये झूठ बोलना बंद करो, ये लोगों को धोखा देना बंद करो कि ये हो रहा है वो है। फिर आप उन्होंने कहा कि हम डिफॉल्ट नहीं, अब उसमें इसाक डार साहब ने कहा है कि हम जो है ये स्कूक पे कर देंगे। चलो स्कूक तो आप पे कर दिया, क्योंकि आप पास 7 अरब डॉलर मौजूद है, आपने 1 अरब 50 करोड़ डॉलर आपने पे कर दी, लेकिन वो बाकी जो कर्जे की किस्तें मंडला रही हैं वो आपके वालिद साहब आके माफ करेंगे आपको? आप किधर से निकालेंगे? लोगों की खाल खींचेंगे, लोगों का खून पिए के बेचेंगे, क्या करेंगे? उसकी बात नहीं करते। एक रीजन वाकई हमें पता है कि यकम 6 दिसंबर को आप डिफॉल्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन 75% जो आपकी डिफॉल्ट की रेशो आ गई है। इमरान खान के वक्त जब मार्च में 5.3% थी रेशो डिफॉल्ट की, अब 75%, 70 कदम आपने आगे बढ़ाए हैं इन 6 महीनों में। क्या किया आपने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने जो वाज़े किया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़दशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? भाई इसको बार बार ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। आपको 85% लोग समझते हैं, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफ़ॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। और फिर उसके पहले यार थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखा है, मैंने सच बोला है, क्या कहा है इसने? आप अगर पढ़ के ये अपने हमारे व्यूअर्स को जो नहीं पढ़े हुए हैं इसको थोड़ा समझाएं ये क्या कहा है। हर चीज में वो कहा है। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, इसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी। और जैसे औरिया साहब ने कहा, 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जितने आपके बच्चे 50% स्कूल के बाहर हैं। 2000 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है उनके स्कूलिंग पे। और पॉपुलेशन का जो बढ़ाई इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहे हैं 5.5, कोई और कह रहे हैं 7 बिलियन अ ईयर। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है, बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है। और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? और मैं आपको और कुछ स्टेटिस्टिक्स दूं जो उसने नहीं दिया है जी। 13 मिलियन बेल्स कॉटन के आप प्रोड्यूस करते थे 20 साल पहले। इस वक्त 6 और 7 मिलियन आप प्रोड्यूस करते हैं। और आपको 1 मिलियन बेल का 1% ऑफ GNP का नुकसान हो रहा है। सही।
आपके बीज, आपके वो पहले भी मैं कह सकूं, आपके बीज और सीड क्वालिटी 9 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के पंजाब में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने सीड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ठीक किया है। और वो और भी कह रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इदारा, फॉरेन इदारा, उसका मैं एक सीनियर ऑफिशियल को मिला हूं। अच्छा। वो मुझे कह रहा है कि आपके मिनिस्टर्स और टेक्नोक्रेट्स के स्टैंडर्ड्स जो एक जमाने में अच्छे होते थे, खास तौर टेक्नोक्रेट्स अच्छे होते थे, कहता है वो एब्सोल्युटली वो बेकार है। और उसने मुझे कहा, और मैंने सोचा मैं पास ऑन करूंगा कि फाइनेंस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के लोग खुदा के लिए कम से कम कोई पढ़े लिखे लोगों को रखें इन जॉब्स में, पढ़े लिखे लोगों को रखें। वो कहता है ये जो मिनिस्टर्स हैं खासतौर बिल्कुल बेकार हैं, ये तो टोटल पॉलिटिशियंस हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स, अच्छा मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताता हूं, आप मानेंगे नहीं। अगर हम 25,000 लोगों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देके सॉफ्टवेयर की बेसिक्स उनको समझा दें एक साल में, तो हमें $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स में ज्यादा हिलाली साहब, ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा। माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, नहीं सुन लें प्लीज। एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के 75 साल के बाद आप अभी कुछ नहीं कर सके। नतीजा क्या है? 40% फ्रूट और वेजिटेबल आपके सड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई नहीं खा सकता। 40% लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। और हुंडी, अब हुंडी आई है आपको मारने के लिए। भाई 10 रुपया पाकिस्तान का मेरे ख्याल में हुंडी से 5, 7, 10 पता नहीं कितना ज्यादा मिलता है, मोर देन द ऑफिशियल रेट। अब बैंक पे नहीं जाते हैं, आपका लॉस ऑलरेडी हो रहा है। और देखिए, मैंने कहा कि अच्छा यार तुमने हमारे नुक्स बता दिए, ये मेरा नहीं सोल्यूशन है, वे एक बड़ा सुलझा हुआ आदमी का। मैंने कहा हम इसको कैसे ठीक करें? उसने बड़ा अच्छा कहा, कहने लगा देखो तुम हुंडी से तो नहीं बच सकते, इसलिए कि जिन लोगों को पैसे रुपया ज्यादा मिल रहे हैं डॉलर के लिए वो तो करेंगे, हाँ रिस्क थोड़ा सा है, या पैसे मिले नहीं मिले, मगर नॉर्मली हुंडी में मिल ही भी जाते हैं। उसने कहा कि तुम जो लोग इस मुल्क में पैसे भेज रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, 30% ज्यादा दो उनको एक्सचेंज रेट, ऑफिशियली ज्यादा दो। कहो तुम इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हो पाकिस्तान में, हम तुम्हें 30% ज्यादा पैसे देते हैं, जो भी तुम्हारे को बैंक और मोर देन द हुंडी हम देंगे। कहता है कुछ कंट्रीज हैं जो स्कीम है, उज्बेकिस्तान के पास ऐसा स्कीम है, ताजिकिस्तान के पास ऐसा स्कीम है। तो मैं और भी बहुत बातें हैं, मैं सिर्फ ये इस पे रुकता हूं कि हैं नुक्स, बहुत बड़े नुक्स हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, और उनके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। भाई खुदा के लिए कुछ करें तो सही। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने मुल्क की मईशत को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पहले कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और आइंदा भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी अफवाहें मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ओरिया साहब, आप समझते हैं कि अफवाहों का बजाते खुद मईशत पर नेगेटिव असर होता है? मेरा ख्याल है इसहाक़ डार साहब को बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और सीरियस काम कम से कम गवर्नमेंट्स को करना है। हिलाली साहब ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, सच्ची बात है, बिल्कुल महफ था। मैं भारत गया था तो भारत में आप जो उन्होंने बताया 9%, 9 गुना ज़्यादा यील्ड है। क्यों है? आप 3 चीज़ें आप लीजिएगा और अपनी गलतियां देखें। उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुम्हें इतने ज़्यादा गांव में रहते हो, तुम्हें क्या? उन्होंने कहा 2 चीज़ें। एक तो उन्होंने हमें बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्री दे दिया किसानों को कि आप बिजली इस्तेमाल करें, आपसे हम पूरी की पूरी इंडिया खाना खाता है। यानी ये जो पाकिस्तान में पंजाब है, यहाँ से एक ज़माने में पूरे इंडिया को
खला जाता था, अब वहां से जा रहा है। एक दरिया हमारे पास है, उनके पास नहीं है, उनके पास सतलुज और ब्यास का एक दरिया है, उसके अलावा नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सड़क जो है उन्होंने दे दिया, हम एक सब्जी उगाते हैं, उस सड़क के ऊपर रिफॉर्म्ड मार्केट रोड, हम फौरन उसको मार्केट के अंदर ले जाते हैं। आप सोचें कि आप वहां अमृतसर से चलें और दिल्ली तक जाएं, पूरा पंजाब क्रॉस करते हुए, आपके रोड के ऊपर कोई दुकानें शुकानें, होटल मोटल, ये वो प्लाजे मुलाजे ये नहीं है जो आपने अपनी जीटी रोड का तबाह बर्बाद कर दिया हुआ। उन्होंने कहा पीछे रहो, जीटी रोड अपनी अपने उसी इलाके के अंदर। कहता है मेरी बात सुने, बिजली दी मदानी, वो जो नहीं होती आप जिसको क्या कहते हैं, वो जो अपना जिससे जूस बनाते हैं, कहता है वो मुझे घर में मिल जाती है। अच्छा। तो मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं अमृतसर क्यों जाऊंगा, मैं अपने घर में रहता। एक तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उन्होंने सीड अपना डेवलप किया, फिर उन्होंने बकायदा उन किसान, अभी ये मोदी के खिलाफ जब सिचुएशन शुरू हुई है, पूरे इंडिया ने किसानों का साथ दिया। क्या आप ये नहीं कर सकते, ये हमारे ये ब्रेड बास्केट है। दूसरा, पाकिस्तान में फ्रूट्स के हिसाब से 3 बुनियादी फ्रूट्स ऐसे हैं जिसकी पूरी दुनिया में मांग है, आपका सेब, आपका आम और आपका किन्नू। जिस मुल्क के बंदे से बात करते थे वो कहते थे कि हमारा ताजर वहां आके ये नहीं देख सकता कि ये आम जो है ये और ये छोटा वाला आम, इनके ना फर्क ग्रेडिंग कहते हैं उसको। अच्छा। स्टोर स्टोरेज तो बात की बात करो, ये अच्छे किन्नू और बुरे किन्नू में अलहदगी नहीं करते। अच्छा। ये अच्छे सेब और बुरे सेब में अलहदगी नहीं करते। कोल्ड स्टोरेज उस जिम्मेदार ने बनाना है और हुकूमत ने बनाना है, आपने बनाना है। वहां सड़कें गांव तक आई और शहर तक। यहां क्या हुआ, यहां लाहौर में मोटरवे बनाओ, लाहौर से पिंडी तक मोटरवे बनाओ। आपने मोटरवे बनाई, आपने दोनों तरफ जितने भी गरीब लोग थे उनको वहीं रहने दिया, ना वहां बिजली, ना वहां पानी, ना वहां आपको स्कूल, ना वहां अस्पताल। आपने 1 करोड़ भूखे नंगे एक तरफ और 1 करोड़ भूखे दरम्यान में आपने मोटरवे निकाल दी, आपने मेट्रो बना दी, आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी, आपने गरीबों से कपड़े उतारे और अमीरों को दे दिए। आप खुश हैं? ओ मियां साहब, मियां दिनारे वजनगे क्यों नहीं वजनगे? इसलिए कि लाहौर शहर से बजने हैं और लाहौर शहर में आपने जीतना है। आपने पूरा पंजाब तबाह बर्बाद कर दिया ऐसी खाते हैं, इस तरह आपने सिंध तबाह कर दिया। आपने चलो कराची भी नहीं बनाया यार, खुदा का खौफ करो। ये एवैक्सिंग, ये सूरत। फिर आपकी मुकम्मल पूरी ट्रेडिशन थी, इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम जो था नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे बेस करते था। लाइटनर की किताब उठा के देखें, आपने उसको तबाह किया। आपने स्कूलिंग, 67% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, पैसे दे के जा रहे हैं। दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आपने खुद तबाह किए, आपने खुद सत्यानाश किया। हलाली साहब जानते होंगे कि आपके टेक्नोक्रेट कौन है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज की बीवियां हैं, एनजीओ बनाई हुई हैं, इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। उनके घर जाकर देखें, उनके अंदर पैसे आ रहे हैं। ये डोनर सपोर्ट फंड, शाह मुशाहिद खान साहब की हमशीरा, उसकी सरबराह तहसीन सैयद साहबा जो थी, वो किसको पैसे जा रहे थे, ये एम्बेसीज किनको दे रही होती हैं। और वही एनजीओ जो हैं, वो सेक्रेटरी साहब वहां बैठे होते हैं, पेट्रोलियम का सेक्रेटरी, यार मेरी बीवी आ रही है और उसका वो सुन लेना, उसको तुम उस पर रख लेना अपना वो जो होता है कंसल्टेंट के तौर पर। वो एक सेक्रेटरी की बीवी दूसरी सेक्रेटरी बस कंसल्टेंट होती। और बात बिल्कुल ठीक है जफर लाल साहब की कि टेक्नोक्रेट भी हमारा तबाह हो गया। क्यों? टेक्नोक्रेट चुनता कौन है? एक एजेंसी वाला फोन करता है, यार हम इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं, और ये साहब आपने आना है कि नहीं आना? और ये साहब को क्या पता है अपना इकोनॉमी क्या होती है? लेकिन और ये साहब को इकोनॉमी आपने अपना क्या नाम है उनका, अरशाद खानी साहब, आपने वजीर आना है, आर निजामी साहब आपने वजीर आना है, फलाने आपने वो 60 दिन के लिए, नजम सेठी साहब आपने वजीर आना है, आपने वजीर आला आना है। ओ भाई टेक्नोक्रेट भी तो लाओ, तो कुछ ठीक लाओ। टेक्नोक्रेट लाने के ऊपर एफए पास बंदे रखे होते हैं आपने, जो उनको चुनते हैं, जो उनके लिए उनका दम भरते हैं। ठीक है। आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे जाहिलों का दरवाजा खटखटाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट के, जिनके नीचे आप ज़हीन तरीन लोग। एक जमाना था कि फेडरल सेक्रेटरी जो होता था या प्रोविंशियल सेक्रेटरी जो होता था, वो खुद ब्रीफिंग दिया करता था। फिर उसके बाद कंसल्टेंट आ गए, कंसल्टेंट को कहते हैं तुम दो, अब उससे पूछ के देता था। अब तो कहते हैं हाँ जी कंसल्टेंट साहब आप जरा बताएं,
वो पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर का और नॉन चीफ मिनिस्टर को शर्म आती है, ना उसको वजीर आजम को खर्च शर्म आती है। ये सेक्रेटरी रखा किस लिए हुआ तुमने? भेजो इसको घर, बिल्कुल, बड़ा अहम भेजो घर इसको, बड़ा अहम पॉइंट है। सब हिलाली साहब को एक कमेंट कर दीजिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज जो एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें जो उन्होंने नक्शा खींचा है वो यकीनन काबिल तशवीश है, लेकिन गुड गवर्नेंस कैसे मुमकिन है जबकि मिफ्ता इस्माइल खुद भी कुछ अर्सा मईशत संभालते रहे हैं, वो क्यों कुछ नहीं कर सके? नहीं, आई थिंक ये तो बड़ा अनफेयर होगा कहने कि मिफ्ता इस्माइल अकेला कुछ नहीं कर सका लिहाजा उसकी भी जिम्मेवारी है। नो, आई थिंक मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था, और ये आर्टिकल जो उसने लिखा है कोई 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले था, तो वो बताता है कि उसके ख्याल और सोच क्या है। मगर आप मुझे बताएं भाई, खुदा के लिए ये एक चीज़ बताएं, 10 साल पहले, 20 साल पहले 13 मिलियन बेल्स आपके कपास के होते थे। 13 मिलियन बेल्स। इस वक्त क्या है? 6 मिलियन या 7 मिलियन। और हर मिलियन बेल्स की जो लॉस होता है वो 1% जीएनपी का लॉस, काम, रोजगारी। क्यों भाई? ये किधर है सीड डेवलपमेंट, ये यील्ड्स डेवलपमेंट? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको कि ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, लोगों को परवाह नहीं था। They did not care। वाह। ये 1% जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत करते रहे हैं 75 साल में, इनको पता है मगर इनको परवाह नहीं है। तो असल बात, और मैं जानता हूं इसलिए कि हम भी वही सेगमेंट में हम भी शामिल हैं। ठीक। मगर कुछ कॉन्शियंस भी नहीं डेवलप किया है हमने। बीबी, ये हालत है हमारी कि सबसे पॉश एरिया कराची में डिफेंस, हर ट्रैफिक लाइट पे, इसलिए नहीं कि लोग बेचारे कोशिश नहीं करते हैं, उनको पकड़ के गाड़ियों में ले जाते हैं, मगर हर ट्रैफिक लाइट पे 10-12 गरीब माँ, बेटी, मियाँ, माजूर। ये मुझे एम्बैरसमेंट होता है, शर्म आती है कि आपके पास होना चाहिए ये घर, पुअर हाउसेस होना चाहिए, उनका खाना, उनका इंतजाम। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट हिलाली साहब ने दिया। नाज़रीन, क्वेश्चन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।